भारत और कनाडा के रिलेशंस सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिसेंटली कनाडा ने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कनाडा में रह रहे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को टारगेट करने में। इससे दो सवाल खड़े होते हैं। क्या वहां रह रहे इंडियन सिटीजन जो हैं उनकी सेफ्टी के कंसर्न्स बढ़ जाएंगे या उनमें कोई इशू आता हुआ दिखेगा? और दूसरा, कैसे भारत और कनाडा के रिलेशंस आपको डिग्रेड होते हुए दिख रहे हैं और अभी तक हमारे रिलेशंस किस तरीके से चल रहे थे, उन्हें भी हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपके लिए खुशखबरी है। दिवाली के पावन अवसर पर चहल एकेडमी आपके लिए लेकर आई है डिस्काउंटेड कोर्सेस, जिसमें आपको हमारा ऑनलाइन बैच मिल रहा है मात्र 49,999 रुपीज में और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं मात्र 19,999 रुपीज में। आपको जस्ट एक कोड यूज करना है, दैट इज दिवाली, जिससे आप हमें अपने सपने के साथ जोड़ सकें। कॉज योर सक्सेस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बैक टू द टॉपिक, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अमित शाह को एलिज किया गया है कि उनके ऊपर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को लिए वार्न किया है इंडिया ने कि अगर आप हमारे होम मिनिस्टर के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाएंगे तो भारत और कनाडा के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो पाना बहुत मुश्किल है और भारत की ओर से कैनेडियन रिलेशन के साथ आपको काफी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके जो डेवलपमेंट्स होते हुए दिखेंगे वो दोनों देशों के फेवर में नहीं दिखेंगे और जो ग्लोबल स्टेबिलिटी, जो रीजनल स्टेबिलिटी है, जो दोनों देशों के रिलेशंस हैं, उन पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर न्यूज में देखा जाए कि आखिर न्यूज में चल क्या रहा है, मैं वापस एक बार आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है फिलहाल ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, ट्रूडो गवर्नमेंट वहां फंक्शन कर रही है। उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को एक्यूज किया है कि वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को टारगेट कर रहे हैं कनाडा के अंदर। इंडिया ने इसे स्ट्रांगली डिस्कार्ड किया है और बोला है कि अगर ऐसे ही क्लेम्स बिना किसी एविडेंस के आप देते रहेंगे या फिर एक्यूज करते रहेंगे, एलेज करते रहेंगे इंडियंस मिनिस्टर्स को, तो कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी, हमारी साख, हमारी इज्जत के ऊपर वो चीज बात आ जाती है और इसकी वजह से आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये बेसलेस और एब्सर्ड एलिगेशंस बिना किसी एविडेंसेस के ना कनाडा के लिए अच्छे हैं, ना ही भारत के लिए अच्छे हैं और ना ही ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए अच्छे हैं। इंडिया ने वॉर्न भी किया है कि इससे हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, जो ऑलरेडी आपको खराब होते हुए दिख भी रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा था कि हमारे जो हाई कमिश्नर हैं along with 6 अदर कॉन्सुलेट्स, उन्हें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था आरसीएमपी की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जिसके बाद भारत ने अपने सारे के सारे कॉन्सुलेट्स को, हाई कमिश्नर्स को वहां से विड्रॉ कर लिया था और कैनेडियन जितने भी कॉन्सुलेट्स आपको भारत में फंक्शन करते हुए दिख रहे थे उनको एक्सपेल कर दिया था। समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और कनाडा के जो नॉर्मल रिलेशंस हैं, जो जनरल रिलेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, वो किस तरीके से फंक्शन करते हुए आपको दिखते हैं। अगर भारत और कनाडा की बात की जाए तो सबसे पहले हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं, कमर्शियल रिलेशंस की बात करते हैं। तो अगर बायलैटरल ट्रेड की बात की जाए तो कनाडा जो है भारत का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 10वें नंबर पर आता है भारत जब हम बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि वैल्यू टर्म्स में कनाडा कहां स्टैंड कर रहा है, एट दी 10th पोजीशन। दूसरी चीज, अगर एक्सपोर्ट की देखा जाए, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 4.10 बिलियन है 2022-2023 के लिए, जो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा है 2021-22 से, क्योंकि 2021-22 में इसकी वैल्यू थी 3.76 बिलियन। तो मतलब आपको 2022 में लगभग इंक्रीज दिखा है हमारे एक्सपोर्ट्स में, जो हमारे ट्रेड के लिए अच्छा है, जो हमारे ट्रेड बैलेंस के लिए अच्छा है। सिमिलरली अगर इंपोर्ट्स की बात की जाए तो इंडिया का इंपोर्ट जो है वहां से वो 4.05 बिलियन के लगभग देखने को मिलता है, जो 3.13 बिलियन से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो माइनर सा ही सही, लेकिन भारत कनाडा के साथ ट्रेड सरप्लस में देखने को मिलता है। मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं कनाडा से। तो 10th लार्जेस्ट पार्टनर है। उम्मीद थी कि हमारा ये जो बायलैटरल ट्रेड है ये काफी ज्यादा राइज करता हुआ दिखेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज इन वैल्यू, लेकिन फिलहाल जो चीजें चल रही हैं, फिलहाल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भारत के साथ खराब कर रही है, उसकी वजह से आपको ट्रेड में भी एक प्लेटो हिट करता हुआ दिखेगा और उसकी ग्रोथ फिलहाल के लिए मुश्किल दिख रही है। साथ में अगर न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात की जाए तो कनाडा माना जाता है आजादी के बाद से जो सबसे ज्यादा एड प्रोवाइड किया गया था भारत को, दैट वाज बाय कनाडा। कनाडा उन कंट्रीज में थी जो भारत को सबसे ज्यादा एड प्रोवाइड कर रही थी। इट इंक्लूड न्यूक्लियर एड एज वेल। तो न्यूक्लियर जो फील्ड में हमारा कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो 1956 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया, जिसे हम अपना पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोलते हैं, उसके बाद से कनाडा ने न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव से हमारे साथ डील करना बंद कर दिया। लेकिन 2008 में
जब हमारा एनएसजी से हमें वेवर मिलता है और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हमें देखने को मिल रही है, उस टाइम पे कनाडा के साथ हमारा न्यूक्लियर कोऑपरेशन वापस स्टार्ट होता हुआ दिखा। कोई मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इट्स ओनली अबाउट द एक्सपीरियंसेस, कि उनके न्यूक्लियर एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। तो उनके एक्सचेंज को हम न्यूक्लियर कोऑपरेशन की तरह देखते हैं फिलहाल कनाडा के साथ, लेकिन अभी के टाइम के लिए वो भी होल्ड पर ही है। टेक्नोलॉजिकल, बायलेटरल ट्रेड और बाकी पर्सपेक्टिव जो ग्रो करनी चाहिए थी, वो आज की डेट में आपको रॉक बॉटम हिट करती हुई दिख रही है, जो दोनों ही देशों के लिए अच्छा नहीं है। कनाडा के लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि भारत आज की डेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसे में भारत इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का एक हॉटस्पॉट है। अगर आप भारत को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को गलत जगह लगा रहे हो। ऐसे में भारत से थोड़ा सा मुंह मोड़ना कैनेडियन पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा कंजम्पशन जो है, 1/5 पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड की। तो अगर आप भारत से मुंह मोड़ रहे हो तो लगभग आप 1/5 पॉपुलेशन से अपना मुंह मोड़ रहे हो अपने इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए, अपने बायलेटरल रिलेशंस के लिए। दूसरी चीज हम देखते हैं पीपल टू पीपल कनेक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1973 तक आपको इंडियंस बहुत ज्यादा कनाडा में देखने को नहीं मिलते थे। हम बात करते हैं 1914 की। 1914 में कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ था, जब यहां से एक शिप, कोमागाता मारू वाज द नेम ऑफ द शिप, एक जापानी शिप था जिसमें इंडियन सिक्स, बोथ मुस्लिम पंजाबीज एज वेल एज हिंदू पंजाबीज एज वेल एज सिक्स, आपको मूव करते हुए दिखे थे टुवर्ड्स कनाडा। वहां उन्हें एंट्री करने से मना कर दिया गया था। फिर वहां से वो 3 महीने वापस लौट के कोलकाता पोर्ट पे आए। वहां पुलिस एक्शन में लगभग 22 सिक्स की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हम आज भी कनाडा के साथ रिलेशन में वो एक बोलते हैं ब्लैक मोल की तरह देखा जाता है। वहां से कैनेडियन रिलेशनशिप शुरू होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद से 1973 के बाद से कनाडा एक मेजर डेस्टिनेशन बन गया इंडियन माइग्रेंट्स के लिए, और आज की डेट में कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको भारतीय देखने को मिल रहे हैं। जैसा लिखा है, कनाडा इज होम टू द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा। लगभग 15 लाख 1.5 मिलियन लोग आपको पीआईओज देखने को मिल जा रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखने को मिल जा रहे हैं, और एनआरआईज भी देखने को मिल जा रहे हैं। उसमें से टोटल 4% कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वो इंडियन ओरिजिन की आपको देखने को मिल जाती है। साथ के साथ आपको देखने को मिल जाता है जगमीत सिंह जग्गी जो है वो एक सिख बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसमें भी सारे लोग आपको इंडियन ओरिजिन के ही देखने को मिलते हैं। पंजाबी जो है कनाडा की सेकंड लैंग्वेज की तरह उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जो भी दिखता है कि इंडिया के साथ उनका कल्चरल कनेक्शन भी इंप्रूव होता हुआ दिखा था और बहुत क्लोजली रिलेटेड है हम एक दूसरे के साथ। एजुकेशनल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में इंडिया लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको कनाडा के अंदर पढ़ते हुए दिखते हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर आपको इंडियंस का देखने को मिलता है। लगभग 2,03,000 इंडियन स्टूडेंट्स आपको एनरोल्ड दिखते हैं आज की डेट में कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। कनाडा स्पार्क इनिशिएटिव का भी एक पार्ट है। स्पार्क इनिशिएटिव क्या है? स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। मतलब हमारे हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें R&D के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन के लिए आप दूसरी कंट्रीज के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो दूसरी कंट्रीज में जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हो, उनकी अच्छाइयों को अपने यहाँ इंप्लाई करने की कोशिश करते हो, उनके R&D में आप इन्वॉल्व होते हो, जिससे आप अपनी हायर एजुकेशन को इंप्रूव कर सको। तो इस स्पार्क इनिशिएटिव्स के अंदर आपको एक हायर एजुकेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, जिसका कनाडा भी हिस्सा है। दूसरी चीज, शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट जो है, जो दोनों के एजुकेशनल टाइज को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एजुकेशनल और कल्चरल कोऑपरेशन प्रमोट होता हुआ दिख जाएगा। साथ के साथ एक आईसी इंपैक्ट्स, ये इंडो कैनेडियन इंपैक्ट एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें आप रिसर्च कोलैबोरेशन करते हो, जिससे जो कम्युनिटी चैलेंजेस हैं दोनों कंट्रीज के अंदर, जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में टेक्नोलॉजी का यूज है फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसके लिए यूज किया जा सके टेक्नोलॉजी को, और दोनों कंट्रीज इसमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हुई दिखती हैं। तो हम बात कर चुके हैं कमर्शियल रिलेशंस के बारे में, हम बात कर चुके हैं न्यूक्लियर रिलेशंस के बारे में, वी टॉक्ड अबाउट पीपल टू पीपल टाइज एंड वी टॉक्ड अबाउट एजुकेशनल रिलेशंस एज वेल, या एजुकेशनल टाइज एज वेल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने को मिल रहा है जो इंप्लीकेशंस है, जो रीसेंट एलिगेशंस लगाए गए हैं अमित शाह जी के ऊपर, और इससे पहले जो आपको देखने को मिल रहा है सितंबर 2023 के अंदर, आपने सबसे पहले बोला क्रेडिबल एविडेंसेस। अभी 14 अक्टूबर को 2024 में आपने बोला कि हमारे पास एविडेंसेस भी हैं और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया हमारे हाई कमिश्नर को। उसके बाद आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हो, आप हमारे होम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को
टारगेट करने के लिए ऑन ऑन कैनेडियन सॉइल, जो उनकी सोवरेनिटी को हर्ट करता हुआ दिखता है। लेकिन इस चीज को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है। और जब आप ऐसे एब्सर्ड क्लेम्स करते हो, एब्सर्ड एलिगेशंस लगाते हो, तो कहीं ना कहीं आप ये शॉर्ट शॉर्ट मान के चलो कि आप दो कंट्रीज के रिलेशंस को बिल्कुल रॉक बॉटम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रूडू हो सकता है गवर्नमेंट उसकी बने फ्यूचर में, जो इलेक्शंस आने वाले हैं, हो सकता है ना बने, लेकिन वो एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करके चले गए हैं इंडिया और कनाडा के बीच में, जिसे रिजॉल्व करना आज की डेट में बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है। ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी का काम यही है कि आप रिलेशंस को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको वो टू वे स्ट्रीट दिखनी चाहिए। वन वे स्ट्रीट से ये काम नहीं चल सकता। हम कंटिन्यूसली ये नहीं बोल सकते कि आप हमारी इंटीग्रिटी को कंटिन्यूसली क्वेश्चन करते रहो, आप हमारे यहां हमारे देश को तोड़ने की बात करते रहो इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आप हमसे एक्सपेक्ट करो कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। ये पॉसिबल नहीं है। तो कनाडा को भी समझने की जरूरत है, और उसके इंप्लीकेशंस जो फिलहाल आपने एलिगेशंस लगाए हैं उसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, ये जो डिप्लोमेटिक टेंशंस आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये काफी हद तक आपको डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन दिखाता है, शोकेस करता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिप्लोमेसी है उसमें एक मेजर टसल आ चुकी है, एक मेजर बैरियर बन चुका है। और जब डिप्लोमेटिक बैरियर बन चुका है तो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में भी बहुत बड़ा हॉल्ट देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा हर्डल देखने को मिलेगा। बायलेटरल कोऑपरेशन जिन भी चीजों पे चल रहा था, चाहे वो पीपल टू पीपल टाइज हैं, चाहे वो बायलेटरल ट्रेड है, चाहे वो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, चाहे वो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है, सब में आपको हिंडरेंसेस देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस जो हैं वो डिसरप्ट होते हुए दिखेंगे, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंजेस की बात हो, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की बात हो, चाहे वो ट्रेड की बात हो। पब्लिक परसेप्शन पे भी आपको कहीं ना कहीं इशू देखने को मिल सकता है। जनरली हो सकता है कि जो कनाडा की जो पब्लिक ओपिनियन है, या फिर जो हमारी पब्लिक ओपिनियन है रिलेटेड टू द कनाडा, कनाडा वन ऑफ द लार्जेस्ट टूरिस्ट की सोर्स था इंडिया के लिए भी। भारत के अंदर जो आपको मेजोरिटी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज से टूरिस्ट आते हुए दिखते थे, वो कनाडा से आते हुए दिखते थे। तो हमारा जो उनको लेके एक बिलीफ है, हमारा जो ओपिनियन है, वो भी नेगेटिव है। फिलहाल के लिए वहां जो जनरल पब्लिक है वहां की, उनको इंडिया, उनका जो इंडिया को लेकर सेंटीमेंट है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख सकता है इस एलिगेशन के बाद, जिसकी वजह से पॉलिटिकल नैरेटिव्स और स्क्रूटिनी जो है दोनों इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे आपको। दोनों तरीके से आपको रिलेशंस बिगड़ते हुए दिख सकते हैं। साथ के साथ वहां जो रह रहे भारतीय हैं, उनकी सिक्योरिटी भी एक मेजर इशू आज की डेट में बन चुकी है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में डैमेज देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर जल्दी से जल्दी से रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती हुई दिखेगी बाद में। लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट्स में ये लॉन्ग टर्म इसके इंप्लीकेशंस काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। अगर ये अनरिजॉल्व रह जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो डिटेरिएशन है, जो डिटेरिएट हुए हैं रिलेशंस, इसका एक लास्टिंग इंपैक्ट देखने को मिलेगा। डिप्लोमेटिक टाइज और ज्यादा बिगड़ते हुए दिख सकते हैं, और जो फ्यूचर एंगेजमेंट कर सकते थे हम भारत और कनाडा साथ मिलकर, वो आपको उसकी पॉसिबिलिटी आज की डेट में कम होती हुई दिख सकती है। अभी भी प्रॉब्लम यह है कि क्या ये मुद्दा खत्म हो चुका है या ये फाइनल था, इसके बाद और चीजें बढ़ती हुई दिखेंगी। लगता है कि अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, एस्केलेशन के चांसेस अभी भी हैं। अगर ये ऐसे एक्विजिशंस कंटिन्यूसली चलते रहे तो भारत भी ऐसे रिटेलिएटरी मेजर्स ले सकता है, जिससे रिलेशंस और ज्यादा खराब होते हुए दिखेंगे, डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स आपको और ज्यादा होते हुए दिखेंगे, जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता हुआ दिखेगा, और आप किसी रिजोल्यूशन पर पहुंचते हुए नहीं दिखेंगे। फिलहाल वेट है हमें कैनेडियन इलेक्शंस का, लेकिन अगर तब तक रिलेशंस बहुत ज्यादा ही खराब हो चुके, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और उसे रिजॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। धागे को इतना मत उलझाओ कि उसे तोड़ना पड़े, उसे उतना ही उलझाना चाहिए कि उसे सुलझाया जा सके। दूसरी चीज, ये जो इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी है, ये एक मेजर कंसर्न है। रिसेंटली आपने देखा कि वहां एक मंदिर के ऊपर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट द्वारा अटैक किया गया। हमारे इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी कैनेडियन गवर्नमेंट की है, वो पूरी तरीके से वहां उसमें विफल दिख रही है, पूरी तरीके से उसमें असफल दिख रही है। तो ऐसे केस में इंडियन गवर्नमेंट के को भी क्वेश्चन करना बनता है कि यार तुम हमारे लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में क्या कर रहे हो। ऐसे में इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी एक मेजर कंसर्न बन चुका है आज की डेट में कैनेडियन पर्सपेक्टिव से। जो 6 फॉर जस्टिस जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो बैठा है यूएस के अंदर सीआईए का एजेंट बन के, उसका डायरेक्ट आपको बयान आता हुआ दिख सकता है कि हिंदूज को कनाडा से चले जाना चाहिए, उसके बाद उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कैनेडियन गवर्नमेंट या फिर सिख सेपरेटिस्ट की नहीं रहेगी। और आज की डेट में आपको वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा, वहां एक मंदिर पर अटैक होता हुआ दिखा, हमारे कॉन्सुलेट्स पर अटैक होता हुआ दिखा। तो ऐसे में रिलेशंस आपको सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ते हुए दिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रूटनी देखने की, सबसे पहले हमें क्या देखने की जरूरत है जब सेफ्टी की हम बात करते हैं, इंडियन नेशनल को आपको ज्यादा स्क्रूटनाइज होते हुए देखेंगे। उनको जो लोकल अथॉरिटीज हैं
डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, उनके वर्क वीजाज के बेसिस पे आपको उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती हुई दिख सकती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरेस करती हुई दिख सकती हैं। कम्युनिटी डिविजन्स, जो आपको सिख कम्युनिटी भी देखने को मिल रही है वहाँ, हिंदू कम्युनिटी भी देखने को मिल रही है, ऊपर से जो कैनेडियन कम्युनिटी है वो तो है ही है, जो व्हाइट कम्युनिटी है वहाँ, तो उसमें भी आपको टेंशंस देखने को मिल सकते हैं। ये जो टेंशंस हुए हैं ये इंडियन कम्युनिटी पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हुए दिखेंगे। एक वायलेंस वाला पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, जो रिसेंटली आपको मंदिर अटैक में देखने को मिला, टेंपल अटैक में देखने को मिला। इतना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में जो जी रहे हैं वहां इंडियन सिटीजन्स, उनके साथ एक मेंटल इशू भी हो सकता है, उनकी मेंटल वेलबींग भी एक मेजर इशू है आज की डेट में, कि क्या वो वहां सिक्योर फील कर पा रहे हैं, क्या वो अपनी जिंदगी, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, जो हम बेसिक ह्यूमन राइट मानते हैं बीइंग अ ह्यूमन, क्या उनकी वो सेफ गार्ड हो पा रही है वहां। और इन टेंशन्स के चलते ये सारे सवाल आपको बहुत ज्यादा खड़े होते हुए दिखते हैं। इनका रिजोल्यूशन अभी कुछ दिख नहीं रहा है। उसके अलावा साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि अगर ये टेंशन्स कंटिन्यूअसली रहेंगे तो कॉन्सुलर सपोर्ट जो मिलता है वहां के इंडियन सिटीजन्स को, उसमें भी इश्यूज दिखेंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज टूट चुके हैं। जो एसेंशियल सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए वो उन्हें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जो वीजा और लीगल इश्यूज हैं वो ठीक से रिजॉल्व हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। उन्हें जबरदस्ती हैरेस तो नहीं किया जाएगा। इंडिया को सफर कराने के लिए कहीं इंडियन सिटीजन्स को तो टूल की तरह यूज नहीं किया जाएगा जो कनाडा में रह रहे हैं। दूसरी चीज, जो नेगेटिव पब्लिक सेंटीमेंट है, तो ये वर्बल और फिजिकल अटैक्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं इंडियन सिटीजन्स की तरफ, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और रिस्क ऑफ वायलेंस भी आपको इंडियन सिटीजन्स की तरफ देखने को मिल सकता है। उन्हें फिजिकली और मेंटली टारगेट किया जा सकता है, उनकी जान को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है। और ये मेक श्योर करना चाहिए कि किसी भी तरीके से अगर इंडियन सिटीजन्स की ह्यूमन राइट्स को हर्ट किया जा रहा है इन कनाडा, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया बट इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आना चाहिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी दूसरे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको यह भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सामने वाला भी सेम चीज कर सकता है। आपके यहां भी क्यूबेक का इशू है तो क्यूबेक के लिए भी हम भी सेपरेटिस्ट आवाज उठाना शुरू कर देते हैं भारत को यूज करके, लेकिन इस तरीके से दुनिया चलती नहीं है। आपको कोऑपरेशन और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, रेदर देन टसल बढ़ाने के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जितना भी हमने देखा इंडिया और कनाडा के जो अब तक रिलेशंस हैं, जो टाइज हैं, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो उसके इंप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे सिटीजन्स की सेफ्टी है उसके लिए जो कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो रिसेंट टेंपल अटैक हुआ है इसके ऊपर क्या रिजोल्यूशन निकलता है, उस पर भी एक बहुत बड़ी नजर बनी हुई है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। द क्वेश्चन इज, व्हाट implications डू द recent allegations made by senior members of the Trudeau administration regarding India's involvement in targeting Khalistan separatists have for diplomatic relations between India and Canada? And how might these tensions affect the safety and security of Indian citizens in Canada? अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है, मेरी बातों को सुना है, तो आप इस आंसर को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, बहुत अच्छे से लिख पाओगे। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ चहल एकेडमी पर। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।